जाती है। आज बच्चों हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है दीर्घ या दूरदृष्टि दोष। दीर्घ या दूरदृष्टि दोष, जैसा नाम है दूरदृष्टि दोष, जैसा नाम है वैसी डेफिनेशन नहीं है, जैसा नाम है वैसी परिभाषा नहीं है। जैसे निकट दृष्टि दोष की डेफिनेशन भी उस प्रकार से नहीं थी, तो दूरदृष्टि दोष में इस प्रकार से हमको लगता है कि जैसे दूर की वस्तुओं के लिए दृष्टि दोष हो, लेकिन डेफिनेशन एकदम उल्टी होती है। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, इस दृष्टि दोष की जो परिभाषा होगी या दृष्टि दोष है वो नाम के अनुरूप न होकर के एकदम डिफरेंट होता है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, सबसे पहले अपन परिभाषा पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के दृष्टि दोष की परिभाषा के पश्चात हमारे पास में आता है कि इस प्रकार का दृष्टि दोष किस कारण हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो एक सिंपल वे में देखें तो इस प्रकार का दृष्टि दोष क्या होता है, जो निकट बिंदु है हमारा, जो आंख के निकट होता है, यानी कि हमारी नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जब वो निकट बिंदु दूर चला जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, ऐसी स्थिति में यह दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। जब निकट बिंदु एक निश्चित स्थिति से यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलता है, और ये पढ़ते हम दूरदृष्टि दोष के कारण में कि दूरदृष्टि दोष का प्रमुख कारण क्या हुआ। दूरदृष्टि दोष का प्रमुख कारण हुआ, जैसा हमने निकट दृष्टि दोष में पढ़ा था, उन कारणों का एकदम उल्टा। निकट दृष्टि दोष में हमने पढ़ा था कि जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रकाश की किरणें या प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना से पहले हो जाता है, रेटिना के सामने हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा कि जो नेत्र लेंस की वक्रता है वो नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता कम होने से क्या अभिप्राय है, देखो बच्चों, नेत्र लेंस की वक्रता कम होने से अभिप्राय है कि जैसे इस प्रकार से नेत्र लेंस की वक्रता थी, इस प्रकार से नेत्र लेंस की वक्रता थी, इस प्रकार न हो करके जैसे यदि इस प्रकार से हो जाती है, यानी कि ये जो कर्व है, ये जो घुमाव है, ये घुमाव कम हो गया, ये घुमाव क्या हो गया, कम हो गया। और इसे बोल रहे पर वक्रता, यहां पर मैं वक्रता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखने वाली बात यही है, यहां पर वक्रता यानी कि ये जो घुमाव है, ये जो कर्व है, जब कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में जो लेंस है, नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के द्वारा जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए वस्तु का, वो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहां बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। और जब रेटिना के पीछे बनता है तो ऐसी स्थिति में रेटिना के द्वारा जो प्रकाशीय संकेत रेटिना पर पहुंचते हैं, वो प्रकाशीय संकेत रेटिना पर नहीं पहुंच पाते हैं, और रेटिना से उन प्रकाशीय संकेतों का संदेश मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है और हमको वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो कारण क्या हुआ बेटा, कारण हुआ नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। दूसरी स्थिति में बात करें तो जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का पिचक जाना या नेत्र गोलक पास में आ जाता है। देखो ऐसी स्थिति कि नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक है, ये थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, ये नेत्र गोलक थोड़ा सा आगे खिसक जाता है। ऐसी स्थिति में भी क्या होगा कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है रेटिना से थोड़ा सा पीछे हो जाता है। ठीक है, तो या तो क्या होगा, नंबर एक कारण नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना या नेत्र गोलक का आगे की ओर खिसक जाना। ठीक है, दोनों स्थितियों में
प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनने लगता है और वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, दूसरी स्थिति की बात करें हम कि साहब इसके निवारण क्या होंगे, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष के निवारण क्या होंगे। तो इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, क्या करना पड़ेगा हमको कि ये प्रतिबिंब इतना आगे बन रहे हैं, इसको थोड़ा सा पीछे लाना है। ये जैसे ही ये रेटिना के पीछे बन रहे हैं, इसको इधर आगे लाकर कहां पहुंचाना हमको, रेटिना पर। यानी कि जब ये इतना पीछे बन रहा है, ये रेटिना के ऊपर आ जाएगा तो वस्तु हमको दिखाई दे जाएगी। और हमको ध्यान होना चाहिए कि प्रकाश की किरणों को झुकाने का काम कौन सा लेंस करता है। तो झुकाने का काम बेटा करता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस करता है, उत्तल लेंस। यानी कि नेत्र में तो उत्तल लेंस है ही, यदि नेत्र के आगे भी एक और उत्तल लेंस लगा दिया जाए तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं थोड़ा सा पीछे झुक रही हैं, रेटिना से थोड़ा सा पीछे झुक रही हैं, वो थोड़ा सा आगे ही झुके जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम चश्मा लगाएं, नेत्र के आगे चश्मा लगाएं, चश्मे में जिस लेंस का उपयोग हो वो कौन सा लेंस हो, यदि उत्तल लेंस हो तो प्रतिबिंब रेटिना पर पहुंच जाएगा और रेटिना पर पहुंच जाएगा तो हमको वस्तु दिखाई दे जाएगी। इसका मतलब इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और प्रकाश नाड़ी के द्वारा उसके संकेत मस्तिष्क को पहुंचा दिए जाते हैं और हमको वस्तु दिखाई दे जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे तो जो हमारे पास में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है वो यहां पर दिखाई देने लगता है। ठीक है, यहां से जब आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा तो हमको वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगी। यानी कि सिंपल वे में बोलूं तो निवारण क्या होगा, दूरदृष्टि दोष का निवारण होगा कि उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उचित क्षमता का मतलब उचित नंबर के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये टॉपिक था हमारे पास में दीर्घ या दूरदृष्टि दोष। सबसे पहली बात ये, यदि डेफिनेशन आपको आती है तो सब कुछ अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम जो दर्शा रहे हैं आपके सामने है, ये दूरदृष्टि दोष को दर्शा रहे हैं। प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहे हैं। ठीक है, ये रेटिना पर आ रहे हैं, आंख का निकट बिंदु यानी कि निकट बिंदु निकट होना चाहिए था, थोड़ा सा दूर चला गया। ठीक है, ऐसी स्थिति क्या किया हमने कि ये जो लेंस काम में लिया, ये चश्मे के रूप में काम लिया जाता है। किस रूप में काम लिया जाता है, चश्मे के रूप में। या तो हम इस प्रकार से सिंपल वे में लगा करके दिखा रहे हैं, वास्तव में ये क्या है, चश्मा है। क्या है, ये चश्मा है। ऐसा करने से क्या होगा, बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में दीर्घ या दूरदृष्टि दोष। ठीक है, नेक्स्ट दोष आता है हमारे पास में जरा दृष्टि दोष। हाँ तो बेटा नेक्स्ट आया हमारे पास में तीसरे नंबर पर दोष आया है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष सबसे पहले आती है जरा दृष्टि दोष की डेफिनेशन, या दूसरा नाम बोलते हैं जरा दूरदर्शिता और बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या होता है, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता। सबसे पहले आता है कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, वह नेत्र, अभी तक पढ़ा हमने निकट दृष्टि दोष और दूसरा पढ़ा दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। बात करते हैं हम जरा दृष्टि दोष की, तो वह दृष्टि दोष जिसमें ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं डेफिनेशन, वह दृष्टि दोष या वह नेत्र दोष जिसमें न ही तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष
कहते हैं। यानी कि दोनों स्थितियों में वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। अब साहब इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ऐसा क्या कारण हुआ कि न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं? तो देखो बेटा, हमने देखा था जब नेत्र का डायग्राम बनाया था, तो ये जो नेत्र लेंस था, इस नेत्र लेंस को मांसपेशियां इसकी जगह पर स्थिर कर रखी थी। ये पक्षमापी पेशियां इसको अपने स्थान पर स्थिर कर रखी थी। जब ये पक्षमापी पेशियां क्या काम करती हैं कि वस्तु दूर है तो ऐसी स्थिति में खिंचाव उत्पन्न कर देती हैं, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। और यदि पास में कोई वस्तुएं पक्षमापी पेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, ये क्या होता है, ज्यादा राउंडेड हो जाते हैं, यानी कि फोकस दूरी कम हो जाती है और पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। लेकिन यदि पक्षमापी पेशियां ही कमजोर पड़ जाती हैं, व्यक्ति की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है और व्यक्ति की नेत्र में उपस्थित लेंस को बांधे रखने वाली पक्षमापी पेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में समंजन क्षमता कमजोर पड़ जाती है। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, अपनी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता है। और जब भाई नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाएगा, तो ऐसी स्थिति में पास और दूर दोनों जगह पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। इसका मतलब है जरा दृष्टि दोष का कारण क्या हुआ कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियां या पक्षमापी पेशियां जो लेंस को बांधे रखती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे समंजन क्षमता कमजोर पड़ जाती है, और जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है साहब, इसका निवारण क्या किया जाए? इसका निवारण क्या किया जाए, क्या इसका इलाज है? तो निवारण क्या होगा बेटा, हमको स्पष्ट रूप से पता है कि निवारण क्या होगा। जब दोनों स्थितियों की बात कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों प्रकार के लेंसों का उपयोग किया जाएगा, दोनों प्रकार के लेंसों का ही उपयोग किया जाएगा। उसको बोलेंगे द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है जब दोनों स्थितियों में ही वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, तो निवारण के रूप में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी कि जिस चश्मे का हम उपयोग कर रहे हैं उस चश्मे में ऊपर की ओर तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और नीचे की ओर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जिससे कई बार अपन देखते हैं कि इस प्रकार से जो चश्मा होता है उसमें एक लाइन सी बनी हुई दिखाई देती है, हमको एक लाइन सी बनी हुई दिखाई देती है और नीचे इस प्रकार से गोल गोल सी रेखाएं दिखाई देती हैं, तो उसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है। द्विफोक्सी लेंस में दोनों तरह के लेंसों का उपयोग किया जाता है, अवतल और उत्तल, ऊपर की ओर अवतल लेंस और नीचे की ओर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट और दूर दोनों प्रकार की वस्तुओं को देखने के लिए दोनों लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या था हमारे पास में, जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट आता है बेटा नंबर 4 दृष्टि वैषम्य दोष। नंबर 4 क्या आता है, दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष, दृष्टि वैषम्य दोष किसे कहते हैं? देखो बेटा, ये जैसे ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, ये किस प्रकार की लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, और ये क्षैतिज लाइनें हैं। ये लाइनें कैसी हैं, क्षैतिज लाइनें हैं। यदि व्यक्ति समान दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाओं में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को दृष्टि वैषम्य दोष कहते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं,
जब कोई व्यक्ति समान दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर रेखाएं, खड़ी रेखाएं और क्षैतिज रेखाओं में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को दृष्टि वैषम्य दोष के नाम से जानते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है बेटा? इसका कारण होता है कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण। कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण, यानी कि कॉर्निया की इस प्रकार से गोलाई पाई जाती है। नेत्र में देखा था ना अपन ने, कॉर्निया दृष्टि पटल का नेत्र के सामने वाला पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है। और यदि उसकी गोलाई में अनियमितता आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा नेत्र रोग हो जाता है? दृष्टि वैषम्य दोष। कौन सा दोष हो जाता है? दृष्टि वैषम्य दोष। अब बात करें साहब, दृष्टि वैषम्य दोष कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसका निवारण क्या होगा? तो इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का बेटा? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस के उपयोग से दृष्टि वैषम्य दोष को दूर किया जा सकता है। तो ये हमारे पास में चौथा दोष था, दृष्टि वैषम्य दोष। और लास्ट दोष और हमारे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है मोतियाबिंद रोग। हाँ तो बेटा पांचवा दोष है मोतियाबिंद। पांचवा दोष क्या है? मोतियाबिंद। ये काफी नाम सुना होगा आपने, मोतियाबिंद का नाम काफी सुना होगा। और मोतियाबिंद रोग किस कारण हो जाता है? देखो, मोतियाबिंद रोग का प्रमुख कारण की हम बात करें या मोतियाबिंद रोग की डेफिनेशन की हम बात करें, तो जब हमारा नेत्र लेंस है वो नेत्र लेंस दूधिया हो जाएगा। यानी कि आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, नेत्र लेंस दूधिया हो जाता है। और नेत्र लेंस जब दूधिया हो जाएगा, यानी कि उसकी पारदर्शिता कम हो जाएगी या पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम डेफिनेशन पर आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? उम्र बढ़ने के साथ साथ जब नेत्र लेंस की पारदर्शिता कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जब प्रकाश की किरणें कॉर्निया के माध्यम से नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं, तो प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर के अंदर आंख में प्रवेश करनी चाहिए। लेकिन जब नेत्र लेंस अपारदर्शी हो गया है, दूधियापन आ गया है, पारदर्शिता कम हो गई है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करने की बजाय परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। और जब परावर्तित होकर के वापस लौट जाएंगी, तो इस प्रकार के नेत्र दोष को मोतियाबिंद कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मोतियाबिंद किसे कहते हैं? जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, तो जो हमारी आंख में नेत्र लेंस है, उस नेत्र लेंस की पारदर्शिता कम हो जाती है, या बोल सकते हैं नेत्र लेंस दूधिया हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरणें जो वस्तु से आकर के नेत्र में प्रवेश कर रही हैं, वो नेत्र लेंस के द्वारा अपवर्तित न हो करके वापस टकरा करके परावर्तित हो
जाती हैं, टकराकर परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार का नेत्र दोष मोतियाबिंद कहलाता है। अब जब वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरणें हैं हमारे नेत्र में प्रवेश की कॉर्निया के माध्यम से नेत्र लेंस पर आपतित हो रही हैं और जब नेत्र लेंस को पार करके यदि रेटिना पर नहीं पहुंच रही हैं तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। और मोतिया बिंदु में तो लेंस को पार करके आगे जा ही नहीं रही हैं, अंदर प्रवेश ही नहीं कर रही हैं, वो तो परावर्तित होकर के नेत्र लेंस से टकराकर ही वापस लौट रही हैं। तो ऐसा रोग क्या होगा बेटा? मोतियाबिंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोतियाबिंद कहलाएगा। अब कारण यही हो गया जो डेफिनेशन पढ़ी हमने, वही कारण हो गया। कारण क्या हुआ? कारण क्या हुआ? कारण हुआ बेटा नेत्र लेंस की पारदर्शिता का कम होना या नेत्र लेंस का दूधिया होना, नेत्र लेंस का दूधिया होना, नेत्र लेंस की पारदर्शिता का कम होना या नेत्र लेंस का दूधिया होना। ऐसी स्थिति में मैंने अभी बताया आपको कि ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा? ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरणें अपवर्तित न होकर के परावर्तित हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, यानी कि वापस लौट आती हैं और प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता। और जब प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो ऐसी स्थिति में वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब इसका निवारण तो इसके लिए क्या किया जाता है बेटा? निवारण के लिए एक स्पेशल लेंस, इंट्राओक्यूलर लेंस का उपयोग किया जाता है। इंट्राओक्यूलर लेंस का उपयोग किया जाता है और इंट्राओक्यूलर लेंस के उपयोग से यानी कि नेत्र लेंस को हटा दिया जाता है और नेत्र लेंस के स्थान पर इंट्राओक्यूलर लेंस का उपयोग किया जाता है। और इंट्राओक्यूलर लेंस के उपयोग किया जाएगा तो इस रोग का निवारण किया जा सकता है। ठीक है, ये आज अपना चैप्टर नंबर 9 में जो टॉपिक था नेत्र दोष पूरा हो गया है और साथ ही साथ जो आपका चैप्टर नंबर प्रकाश 9 था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको एक सावधानी बरतने की सलाह दूंगा। यहाँ पर कोई भी भैया में या कोई भी स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स बीच में से यदि किसी टॉपिक को उठा करके पढ़ता है, अपने यूट्यूब पर है प्रकाश पार्ट 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से कुल मिलाकर के 21 पार्ट होंगे आपके पास में यूट्यूब पर। आप यदि बीच में से पार्ट 16 को, पार्ट 15 को, पार्ट 12 को, पार्ट 11 को इस प्रकार से उठा करके टॉपिकों को पढ़ते हैं तो टॉपिक आपके समझ में नहीं आएंगे। और यदि अपन स्टार्टिंग से प्रकाश पार्ट 1 फिर उसके बाद 2 पढ़ते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 इस प्रकार से कंटिन्यू यदि अपन इस पार्ट को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इससे सुंदर आपके जीवन में कभी प्रकाश वाला चैप्टर समझ में नहीं आएगा। एकदम आपको चैप्टर को, टॉपिकों को पढ़ते जाएंगे और आखिरी में पहुंचेंगे, लेकिन पढ़े क्रम से, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित हैं। सारे के सारे जो वीडियो डाले गए हैं वो जो आगे का वीडियो पढ़ेंगे वो पिछले वीडियो संबंधित हैं। और यदि क्रम से पढ़ते हुए आखिरी तक पहुंचते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो आपको नहीं आएगा। चैप्टर पूरा होते ही सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से आएंगे। ठीक है, बड़ा चैप्टर था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा आपको। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।